अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान में सदर का ओहदा भले ही अलामती हो, मगर सदर विफाक पाकिस्तान की अलामत है। इसलिए सदर का इंतखाब वजीर आजम या किसी भी आईनी ओहदे के इंतखाब से ज्यादा वुसअत का हामिल है। 9 मार्च को सदारती इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें हुकूमत इत्तेहाद की तरफ से आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला है। आइन के दूसरे शेड्यूल में सदारती इंतखाब के लिए वोट का फार्मूला दर्ज है कि किस तरीके से डाले जाएंगे। तमाम सूबाई असम्बलियों के वोटों को सबसे छोटी सूबाई असम्बली यानी बलोचिस्तान की मजमूई ताकत से तकसीम कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि पंजाब असम्बली के तमाम 371 वोटों को बलोचिस्तान असम्बली के 65 वोटों से तकसीम किया जाता है। इसके नतीजे में पंजाब असम्बली के 5.71 वोट सदारती इंतखाब में 1 वोट का दर्जा रखते हैं। सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में सिंध असम्बली के 2.6 अरकान का 1 वोट तस्वुर होगा। 145 के ऐवान में केपी के 2.2 अरकान का 1 वोट तस्वुर होगा। सेनेट और कौमी असम्बली में 1 वोट एक ही गिना जाता है। इस वक्त सेनेट में पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम लीग काफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद वोटर्स, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कुल 57 वोट हैं। कौमी असम्बली में अगर हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद देखी जाए तो टोटल 211 है। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के 42 वोट, जबकि केपी असम्बली से इत्तेहादी जमात के मुमकिना तौर पर 7 वोट बनते हैं। सिंध असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के 57 और बलोचिस्तान असम्बली से हुक्मरान इत्तेहाद के 38 वोट बनते हैं। यूं हफ्ते को आसिफ अली जरदारी आसानी के साथ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान में कई सदारती इंतखाबात अहम तो रहे हैं, जैसे 1988 के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे गुलाम इस्हाक खान का मुकाबला बाबाए जमहूरियत कहलाने वाले नवाबजादा नसरुल्लाह खान से हुआ। 93 में बेनज़ीर के करीबी साथी और भाई कहलाने वाले फारूक लगारी नून लीग के वसीम सज्जाद को शिकस्त देकर सदर बने। इसी तरह 2008 के सदारती इंतखाब को भी कई हवालों से यादगार करार दिया जा सकता है। उन इंतखाबात में मुशर्रफ के इख्तिदार के 9 साल बाद आसिफ जरदारी नून लीग के सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी और काफ लीग के मुशाहिद हुसैन को शिकस्त देकर सदर बने थे। उन्होंने पहली मर्तबा सिविल सदर के तौर पर अपनी मयाद मुकम्मल की और पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। मगर पाकिस्तान में कोई भी सदारती इंतखाब ऐसा नहीं रहा जिसे इंतखाबी एतबार से दिलचस्प करार दिया जा सके। इलेक्टोरल कॉलेज की तश्कील के बायस पहले से ही मालूम होता है कि कौन सदर पाकिस्तान बनने जा रहा है। अब 9 मार्च को देखना होगा कि आसिफ अली जरदारी दूसरी मर्तबा सदर बनकर फिर से एक रिकॉर्ड बनाएंगे। मगर बड़ा सवाल यही है कि इस मर्तबा आसिफ अली जरदारी के दौरे सदारत में क्या क्या ऐसा मुतवक्के है जिसे उनकी सदारती वरासत के तौर पर याद रखा जाएगा। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबसे। आसिफ अली जरदारी फिर से ऐवान सदर में बरा जमान होने को तैयार। क्या जरदारी वाकई ही सियासत के PhD हैं? इफ्तिखार साहब, हंग पार्लियामेंट से अभी जो हमें नजर आता है फ़ायदा उठाया है आसिफ जरदारी ने, बारगेन करते हुए ऐवान सदर तक पहुंच गए हैं। हालांकि इलेक्शन से पहले कम ही तवक्को थी कि जरदारी साहब ऐवान सदर तक पहुंचेंगे। पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट होती है, हंग पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट हो, जो हंग पार्लियामेंट होती है वो पार्लियामेंट ही होती है ना। जो मगर नंबर गेम जो मैंने तारीख में पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस की जो लफ्ज़ है हंग पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट होती है। और अगर पार्लियामेंट में उनके पास वोट हैं टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये वो लोग किधर गए जो 6 महीने पहले मुझे कहते थे इलेक्शन ही नहीं होंगे, इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं किसी में नहीं है, इलेक्शन होते नज़र नहीं आते, हम बहुत ताकतवर हैं, हम देखेंगे इलेक्शन कैसे होते हैं। इलेक्शन भी हो गए, फॉर्म 45, 47 भी ज़ेर बहस आ गया और वेब पेजेस पे भी चढ़ गया, लोग बहस किए जा रहे हैं। रोज़ 94,000 पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 45 ज़ेर बहस आ रहे हैं, लेकिन प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस चलते चलते सदर पाकिस्तान के 9 मार्च के इंतखाब तक पहुंच गया। मैं आसिफ अली जरदारी के लिए तमाम नेक ख्वाहिशात की दुआ करता हूं। आसिफ अली जरदारी के सामने सबसे बड़ा काम यह है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, मेरा ख्याल अब ये वक्त आ गया कि बग़ैर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ किए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो वाक़यात हैं, जो आपने वादे किए हैं और जिन वाक़यात की बिना पे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, अब उसको हम तय कर लें ताकि पाकिस्तान का जमहूरी अमल आगे जाता रहे। वरना पाकिस्तान के जमहूरी अमल में हर वक्त रुकावटें खड़ी की जाएंगी, कभी धरने के हवाले से, कभी जोश के हवाले से, कभी लॉन्ग मार्च के हवाले से। इन सब को निपटने के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमें जाना होगा। दूसरी बात यह है कि एक और हमने फ़ैसला किया था
वो था दहशत गर्दों पर काबू पाने के लिए। मैं समझता हूँ वक्त आ गया कि वो जो 20 निकात का वो एक डॉक्यूमेंट है, उसकी हर क्लास को हम स्टडी करें, उसको देखें कि हमने उस पर कैसे अमल करना है, क्योंकि पाकिस्तान को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो मुस्तहकम हो, और मुस्तहकम सिस्टम तभी मुमकिन है जब हम सियासी जो रेशा दवानियाँ हैं और जो सियासत में जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं, और वो जो लोग इस बात पे तुले हुए हैं कि उन्होंने जमहूरी अमल को नहीं चलने दिया जाना, उनको अब काबू पाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ द स्टेट। ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई बच्चों का क्रिकेट का खेल नहीं है। अगर क्रिकेट में अगर आप हार गए तो आप क्रिकेट के ग्राउंड को ही रोंदना चाहते हैं, आप बेल्स उठा के भागना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर नुकसान मैं 20 मरतबा कह चुका हूँ, किसी एक को नहीं होगा। तो सबसे पहला काम सदर आसिफ अली जरदारी का ये होगा कि वो इन मामलात को देखें। फिर दूसरी बात जो आसिफ अली जरदारी पर अब लाजमी होगी है कि वो इन सियासी पार्टियों को बिठा के ये बात तय करे कि जो खामियाँ और लकूने हमने आइन में देखे पिछले 2 साल के अंदर, अब वक्त आ गया है कि हम उन पर काबू पाएँ। उसमें ये जो नशिस्तों का मतलब आप सदर साहब को ये रोल भी दे रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब को बताएंगे कि बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने क्या किया। सदर डायरेक्ट कर सकता है। तो फिर तो आप खुद कह रहे हैं कि वो सियासत को रूल कर रहे हैं पाकिस्तान की 8 फरवरी के बाद। ये आपका फलसफा है ना। नहीं, आपने सारे वो काम बताए, सदर तो अलामती होता है फिर। द प्रेसिडेंट कैन ऑलवेज इनवाइट द प्राइम मिनिस्टर टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट द इश्यूज ऑफ द पाकिस्तान व्हिच आर रिलेटेड। ये कैसे हो सकता है कि सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात ना कर सके? अल्लाह जाने किस फलसफे की आप बात कर रहे हैं और किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मैं 58B2 की बात नहीं कर रहा, मैं कंसल्टेशन की बात कर रहा हूँ। मैं कंसल्टेशन की बात कर रहा हूँ। कंसल्टेशन तो मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ, सदर पाकिस्तान आपको भी बुला सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कंसल्टेशन। आप जमहूरी अमल में कंसल्टेशन को बाहर नहीं रख सकते, और ये कंसल्टेशन मैं कहता हूँ सदर पाकिस्तान को उन लोगों से भी करनी चाहिए जो जमहूरियत को उखाड़ना चाहते हैं। ठीक है, उनको भी दावत देनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क किसी एक फर्द, एक पार्टी, एक गिरोह का नहीं है। सही। ये मुल्क हम सब का है। हम मुश्किलात में हैं, और इस मुश्किलात में आसिफ अली जरदारी जो है एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और आपने उनको कहा PhD है, मैं कहता हूँ उनको डायरेक्ट हीलिंग प्रैक्टिशनर है। कैसा रहेगा ये बात? डायरेक्ट हीलिंग प्रैक्टिशनर। ठीक है, मैं शहजाद साहब आपकी जानिब आऊँ। अभी जब मैं 8 फरवरी की बात कर रही हूँ तो 8 फरवरी के बाद जहां जरदारी साहब खड़े और जिस तरह की पॉलिटिक्स नजर आई, मतलब डिसीजन मेकर बनकर ऊपर आए हैं, किंग मेकर भी कहा जाए एक तरह से, कि जहां बोझ डाला, जहां फैसला रखा वही मामला तो उसी तरह बढ़े। माशी अकाउंटेबिलिटी हो गया मामला, जहां जाएंगे नून लीग को कल को बोझ उठाना होगा और वो आराम से ऐवान सदर में बरा जमान होंगे। 2 सूबों की हुकूमत है, तो क्या कहा जा सकता है कि वाकई सियासत और अभी हालिया सियासत का सबसे ज्यादा फायदा आसिफ जरदारी को हुआ? उनके बेटे ने बड़ी मेहनत की है। आसिफ जरदारी साहब का सदर के दफ्तर में बैठ जाना कोई बहुत बड़ी कामयाबी उस तरीके से नहीं है, क्योंकि सदर का इख्तियार आजकल बहुत ही कम है। फारूक लगारी आखिरी सदर था जिसको 58(2)B की ताकत हासिल थी और जिसकी बुनियाद पे वो गवर्नमेंट्स को छेड़ सकता था, लेकिन उसके बाद ये ख़त्म कर दी गई और इस वजह से उसके सदर जो है वो एक अलामती सदर बन के रह गया। आरिफ अलवी का दौर हमारे सामने है। सदर आरिफ अलवी का हर कदम, चाहे उसने मफाहमत की कोशिश की, चाहे उसने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने की कोशिश की, उसको नुक्ता तनकीद बनाया गया और बेइंतहा तनकीद की गई। अब हम यही चाह रहे हैं कि आसिफ जरदारी ये सब कुछ करे जो आरिफ अलवी करता रहा। आसिफ जरदारी मेरे ख्याल में एक चीज़ को इंश्योर ज़रूर करेगा, मेरे हिसाब से मफाहमत का, वो उसको आप बादशाह कह सकते हैं मफाहमत का, लेकिन अगर सियासत मफाहमत होती है तो फिर तो आप PhD छोड़ के कुछ और भी दे दें उसको, लेकिन सियासत सिर्फ मफाहमत नहीं होती। वो मफाहमत और मफाद का PhD ज़रूर है, और उसके लिए वो ये कोशिश ज़रूर करेगा कि आने वाले वक्तों के अंदर किसी भी तरीके से जमहूरियत और सियासत का जो पहिया है, जमहूरियत का तो मैं इतनी बात नहीं करता, सियासत का जो पहिया है ये फिर से पटड़ी इससे उतर ना पाए, ये ज़रूर इंश्योर कराएगा। और मेरे ख्याल में उसकी कोशिश होगी आसिफ अली जरदारी की कि वो सियासत का निज़ाम है चलता रहे, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो बेहतर से बेहतर होता रहे, जिस तरीके से अभी खड़ी है उससे बेहतर हो जाए। लेकिन अगर सियासत उसूल को छोड़ने का और मफाद परस्ती का नाम है और मफाहमत का नाम है, जो हम कहना चाहते हैं कि मफाहमत किस बुनियाद पे, उसूल की बुनियाद पे, उसूल क्या है
क्या उसूल है भी या नहीं है? तो ये वो सवालात हैं जो कि आसिफ अली जरदारी साहब की शख्सियत के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। इन्होंने हर हालत में अपने लिए फ़ायदा ढूंढा है, हर सिचुएशन में फ़ायदा ढूंढा है। वो सियासत नहीं है। सियासत क्या होती है? पब्लिक सर्विस का नाम है, अवामी खिदमत। 15 साल सिंध का सूबा उनके पास रहा। वो सिंध के सूबे को आज 15 साल की कंटिन्यूस गवर्नमेंट के बाद पेरिस के बराबर तो होना चाहिए था, चले आधा पेरिस होता, पूरा पेरिस ना बनता, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। वो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। कराची का वो हाल नहीं होना चाहिए था जो आज कराची का हाल है। अच्छे काम भी किए, लेकिन उस तरह का काम, उस लेवल का काम, ये ना हो कि गंदम फिर से चूहे खा जाए वहां सिंध में पड़े। तो ये वो मसाइल हैं जो कि सिंध को देखने पड़ेंगे। 15 साल का ये नतीजा है। 5 साल उनको यहाँ हुकूमत मिली जब पहले ये सदर थे। मुझे उसके अंदर भी कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट, कोई आगे बढ़ने की, सिर्फ ये अचीवमेंट थी कि हमने 5 साल जमहूरियत को बचा के रखा। तो मेरे हिसाब से तो पब्लिक सर्विस कहाँ गई, गवर्नेंस कहाँ गई, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कहाँ गई? हाँ, 18वीं तरमीम को अगर आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन कहते हैं सिर्फ और सिर्फ, और उसकी कोई डिलीवरी पब्लिक सर्विस को नहीं है, ये तो अशराफिया का खेल है कि ताकत कौन पकड़ सकता है। और ताकत के हसूल को अगर हम सियासत समझते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई हमारी सियासत की सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या ये सियासत है भी या नहीं। बदकिस्मती से अशराफिया और ताकतवर हल्के हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ ताकत के हसूल को सियासत समझते हैं, जो कि एक बैंक्रप्सी है सोच की। तो मेरे हिसाब से मैं उसको PhD हरगिज नहीं दूंगा। पीपल्स पार्टी को, सदर जरदारी को, खैर अब तो वो उस उम्र में पहुंच गए जहां पर शायद इसके बाद उनको इतना मौका नहीं मिलेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी हो या कोई और आने वाली जो यंगर जनरेशन है लीडरशिप की, सियासत के जो सही मकसद है उसको समझते हुए अपनी सोच को बदलें, वरना ये ताकत का असूल सियासत सिर्फ नहीं होती। दुरुस्त हो गया जी। अब सर साहब, आसिफ जरदारी ने सदर के तौर पर पीपल्स पार्टी के वज़राए आज़म गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ के साथ काम किया, चंद नवाज शरीफ साहब के भी साथ काम किया। अब शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म है। स्मूथ सेलिंग देखते हैं। 8 में तो नून लीग ने वोट नहीं दिया था उनको सदर का, मगर अब की बार नून लीग के वोट से सदर बनने जा रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जरदारी साहब की सियासत को, और क्या ये स्मूथ रिलेशनशिप चलेगा प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के दरमियान? 8 में इसलिए वोट नहीं दिया था कि मुआहदे में नहीं था। जो बूरबन में मुआहदा हुआ था जजेस की बहाली का, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनाने का कोई नहीं था जिक्र। उसमें एक कोalition गवर्नमेंट बनी थी, मुस्लिम लीग नून उसमें शामिल हुई थी। तो लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब सदर बनना चाहते थे, इसलिए वो अलग हो गए। इस दफ़ा सूरत हाल दूसरी है, और मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने कार्ड्स बड़े अच्छे खेले हैं, सियासी कार्ड्स। उनकी मेरे ख्याल 54 सीट्स हैं कौमी असम्बली में जी, शायद 54 सीट्स के साथ देखें वो चेयरमैन सेनेट भी बनवा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली भी बनवा लिया, सदर पाकिस्तान भी बन रहे हैं वो, और भी बहुत सारे ओहदों पे वो अपने लोग लगवाएंगे। फिर इसके बाद 2 सूबों में गवर्नमेंट बन गई उनकी। आप देखें 2008 में वो उनकी हुकूमत थी सिंध में, वफाक में, और बलूचिस्तान में और KP में कोalition गवर्नमेंट थी। 2013 में वो सिर्फ सिंध तक महदूद हो गए, और 2018 में भी वो सिंध तक ही महदूद रहे। लेकिन अब उन्होंने कम बैक किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुश्किल हालात के बावजूद, 10 साल वफाक की सियासत से बाहर रहने के बावजूद। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। और पहले दौर में भी उन्होंने 18वीं तरमीम कोई छोटा काम नहीं था, ये सिर्फ ताकत का हसूल नहीं था। इसमें जो करारदाद पाकिस्तान के मुताबिक सूबों को और आइन के मुताबिक जो सूबों को इख्तियारात देने थे वो दिए गए, और उसका एक अगला स्टेप था जो नहीं लिया गया, जो था कि यही फिर इसी तरह इख्तियारात बल्दियाती इदारों को भी दिए जाएं, जो कि नहीं दिए गए अभी तक किसी भी सूबे में। तो ये एक उसमें फ्लॉ है। लेकिन 18वीं तरमीम तमाम सूबों की ख्वाहिश थी, और उस पर तमाम सूबाई और जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत खुश हैं, और मेरे ख्याल से उससे वफाक मजबूत हुआ है। उसमें ज़ाहिर है कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिस पे बात होती रहती है, और वो बेहतर भी करने चाहिए। लेकिन पहले दौरे सदारत का उनका ये कारनामा था, ये हमें मानना पड़ेगा, ये मुद्दत पूरी करने के अलावा। दूसरे अब दौरे सदारत में वो क्या करते हैं, जो मफाहमत का बादशाह शहजाद चौधरी साहब ने कहा, अगर इस मफाहमत के ज़रिए वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा करके कोई ऐसा मुस्तकबिल का नक्शा बना लेते हैं जिसमें मिनिमम कॉमन एजेंडा हो, तमाम सियासी जमातों का उस पर मुत्तफिक हों, और कुछ रिफॉर्म्स अगर करनी है इलेक्शन के प्रोसेस में या दूसरी गवर्नेंस के प्रोसेस में, वो अगर सब मिलके कर लें और अगले इलेक्शन बेहतर तरीके से हो जाए,
तो मैं समझता हूँ ये उनके, और मेरी उम्मीद है कि वो अपने दूसरे दौरे हुकूमत में भी कोई ऐसा ही काम करके जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ उनके बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हैं। और हमने 16 महीनों में देखा पीडीएम की हुकूमत में, हालांकि उस हुकूमत ने कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं किया, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप बहुत, लेकिन तारीफ करते रहे बिलावल साहब भी शहबाज साहब की और शहबाज साहब बिलावल साहब की। जी बिल्कुल। तो अभी भी मुझे लगता है कि वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा होगा, कोई सीरियस डिफरेंसेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर सीरियस डिफरेंसेस हो गए तो फिर हुकूमत ये चल नहीं पाएगी। एक जो ड्रॉबैक है इसमें वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी का क्या बनेगा। अकाउंटेबिलिटी, मैं नैब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नेंस जो दो बड़ी सियासी जमातें सूबों में और वफाक में कर रही हैं, इन हुकूमतों की अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, क्योंकि इल्ज़ामात तो बहुत है। सिंध में एक निज़ाम चल रहा है जो कि वफाक तक भी पहुँच गया पीडीएम के दौर में। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 10 साल फिर जब मुफाहिमत होती है तो फिर एहतसाब तो नहीं होता ना, ये तो फिर आपको भी पता है, जहाँ मुफाहिमत हो बड़े बड़े उसके ऊपर फिर एहतसाब काहे को। देखें, अब हमारी मजबूरी ये है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि मुफाहिमत ना रहे एहतसाब हो जाए। चले इतना तो ये लोग हम पे रहम कर सकते हैं ना, इतना तो ये लोग हम पे रहम कर सकते हैं ना कि अब वो सिस्टम जो है करप्शन का, उसको ही ख़त्म कर दें कुछ अरसे के लिए। चले बाद में दोबारा शुरू हो जाएं, अभी तो ख़त्म कर दें, ये 5 साल तो हालात इतने ख़राब हैं कि इसमें तो करप्शन को कुछ कंट्रोल करें। दुरुस्त है। ज़ैगम साहब, मेमो गेट, फिर जरदारी को एम्बुलेंस के जरिए ऐवान सदर से बाहर निकालने की तारीखों पर तारीखें, सदर होते दुबई में वो मुकीम रहे, वगैरह वगैरह, ऐसे मामला भी उनके साथ चलते रहे उस दौर में, जहाँ आप एक तरफ जमहूरी मामला चलने की बात करें। इस बार आपको क्या नज़र आता है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जरदारी साहब के ताल्लुकात कैसे रहेंगे? इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़बरदस्त ताल्लुकात रहेंगे, लेकिन आपने जो बुनियादी करारदाद आज पेश किया है ऐवान में, वो है जरदारी साहब को सियासत की पीएचडी देने के बारे में। और कुछ सहाफ़ी तो हमारे पहले ही जरदारी साहब को 2 पीएचडीज दे चुके हैं। देखिए, मेरा आपसे सवाल ये है कि बड़ा कारोबारी कौन होता है? बड़ा कारोबारी वो होता है जो 1000 को 3000 बनाए, या वो होता है जो 1000 को 500 बनाए? मेरे नज़दीक सियासतदान वो होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लिंक करे। सियासत एक सियासतदान के अवाम के साथ ताल्लुक़ का नाम है। कितने ज़्यादा लोगों से ताल्लुक़ बनाता है, कितना मजबूत ताल्लुक़ बनाता है, और फिर उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर वो कितना डिलीवर करता है, ये चीज़ है सियासत। जरदारी साहब को 2008 में पीपल्स पार्टी मिली। पीपल्स पार्टी का वोटों में हिस्सा था 31%। अभी जो इलेक्शन हुआ है 2024, ये पहुंच चुका है 14% पे। पीपल्स पार्टी के 2 वोटरों में से 1 वोटर छोड़कर जा चुका है। आधे वोटर हो चुके हैं कौमी सतह पर। पंजाब, जहां पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था, जो सूबा जहां से पीपल्स पार्टी शुरू हुई, वहां सिर्फ 6% हिस्सा है इस इलेक्शन में। मतलब पंजाब में 4 वोटरों में से, पीपल्स पार्टी के 4 वोटरों में से 3 छोड़कर जा चुके हैं जरदारी साहब के दौर में। अब मसला क्या हुआ कि वो पार्टी जिसका एक कैरिज्मेटिक लीडर हुआ करता था, जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, वहां पे एक ऐसे लीडर आ गए जो एक टॉक्सिक ब्रांड की हैसियत रखते हैं। एक ऐसी पार्टी जो नजरियाती पार्टी हुआ करती थी, सोशल डेमोक्रेटिक नजरियाती पार्टी थी। दोनों पहले लीडर इस पर बहुत जोर देते थे, हर वक्त इस पर बात करते थे। अब क्या नजरिया है पीपल्स पार्टी का? इसका एक वोट बैंक हुआ करता था, नजरियाती वोट बैंक, और क्लास का वोट बैंक। गरीब इसके साथ हुआ करता था और प्रोग्रेसिव इसके साथ हुआ। तो आप क्या कह रहे हैं, मुफाहिमती जो नजरिया है, नजर तो वही आता है ज़ैगम साहब जो उनके पास है। पाकिस्तान को बदलना कर गया पीपल्स पार्टी को, वो छोड़ चुके। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, मैं मुफाहिमत पर भी आता हूं। देखिए, बुनियादी बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो अपनी बुनियाद से मुकम्मल तौर पर जरदारी साहब ने, जो उसकी मकबूलियत की बुनियाद थी, अवाम से ताल्लुक की बुनियाद थी, उसको तोड़ दिया। अब आप कह रही हैं मफाहिमत एक और लेवल है। जो मफाहिमत बिल्ड की जाती है, मकबूलियत पर की जाती है। सबसे पहले आप अपनी पार्टी को बिल्ड करते हैं, फिर आप देखते हैं कि मफाहिमत क्या करनी है। मफाहिमत पर तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने पूरी किताब लिखी, बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से वो डील करते हैं दूसरों के साथ, वो एक बहुत पॉजिटिव बात है, काबिल तारीफ बात है। जिस तरह वो ब्रिजेस बिल्ड करते हैं, उनकी अच्छाइयों की हम बात ही नहीं कर रहे।
18वीं तरमीम की बात नहीं कर रहे। इतना एक बड़ा सियासतदान हो, इतनी बड़ी पार्टी का सरबराह हो, तो ये तो नहीं होता कि उसने कुछ भी ना किया हो। बहुत सी बातें उनके बारे में पॉजिटिव कह सकते हैं। यहां पर जो हम जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं, जो आपका सवाल है, वो है बतौर सियासतदान। जब बतौर सियासतदान देखेंगे तो बतौर पीपल्स पार्टी के लीडर के तौर पर देखेंगे और ये देखेंगे कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया, ठीक हो, और खुद अपनी लीडरशिप को कैसे इस्तेमाल किया अपनी पार्टी को बिल्ड करने के लिए। और जब आप उनके बात की भी बात करें तो मुझे इजाजत दीजिए, देखिए कि ऐसी पार्टी जो गरीबों की पार्टी थी, उसके सरबराह ने गरीबों के लिए अलाट की हुई 460 अरब रुपए की जमीन एक बहुत बड़े टाइकून को पकड़ा दी। पीपल्स पार्टी के नारे तक चोरी हो गए। सही। पीपल्स पार्टी को खुद नहीं पता कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो आप उनको दे दीजिए 2 या 3 PhDs, मैं तो सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट दूंगा। चलें जी, हो गया। एक ब्रेक की तरफ जाना है, पैनल की राय आपके सामने है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे KP खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली आवाजें, वजीर आला गंडापुर करना क्या चाह रहे हैं, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। KP में PTI को 2/3 मैंडेट मिला तो सूबे के वजीर आला के लिए दूसरे कई नामों की तरह अली अमीन गंडापुर का नाम भी सामने आया। उस वक्त गैर जानिब तज्जियाकारों की राय यही थी कि अली अमीन पर न सिर्फ 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात हैं, बल्कि 2014 के धरनों और फिर 2016 में शहरों को लॉकडाउन करने की तहरीकों और 2022 के एहतजाजों में भी अली अमीन का किरदार इंतहा पसंदाना रहा है। मगर इमरान खान ने हर तरह की तनकीद के बावजूद अली अमीन गंडापुर को ही KP का वजीर आला बनाने का फैसला किया। अली अमीन वजीर आला जैसी आला तरीन सूबाई पोजीशन तक पहुंचने के बावजूद भी अपना तर्ज सियासत बदलने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के पहले दौरा पेशावर के दौरान वजीर आला KP गायब रहे। अली अमीन ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया और न ही वो गवर्नर हाउस की तकरीब में मौजूद थे। वजीर आला KP ने वजीर आजम की हल्फ बर्दारी में भी शिरकत नहीं की थी। अब अली अमीन विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर चुके हैं और इस हवाले से इतवार को पेशावर में बड़ा जलसा किया जा रहा है। यूं एक सूबाई इकाई का चीफ एग्जीक्यूटिव ही विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की तैयारियां कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है कि PTI ने सूबाई हुकूमत को एहतजाज के लिए इस्तेमाल किया हो। 2014 के धरनों में PTI के वजीर आला परवेज खटक के जरिए सूबे के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। परवेज खटक अपने सरकारी लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद KP हाउस में बैठकर सुबह में सूबे के मामलात चलाते और दोपहर के बाद धरने में शरीक हो जाते। अक्टूबर 2016 में पनामा लीक्स के मामले पर एहतजाज, मार्चेस और लॉकडाउन के दौरान परवेज खटक वजीर आला होने के बावजूद पंजाब की सरहद पर आकर एहतजाज को भी लीड करते रहे। परवेज खटक को अली अमीन के मुकाबले में ज्यादा घाघ और तजर्बाकार सियासतदान माना जाता है, जो PTI से पहले भी अपना सियासी पस मंजर रखते थे। मगर अब KP जैसे इंतहाई अहम सूबे की वजारत आला अली अमीन गंडापुर जैसे शख्स के हवाले करके क्या नताइज निकलेंगे, इसका अंदाजा अली अमीन की तकरीरों और अमल से हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का वफाक और उसका इंतहाई अहम और हसास सूबा इस तरह की मुहिम जोई या फिर एडवेंचरिज्म को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल हो सकता है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, PTI की हिकमत अमली, एहतजाज, लॉन्ग मार्चेस, लॉकडाउन की सियासत, सूबाई वसाइल का भरपूर इस्तेमाल, अली अमीन गंडापुर सूबे के वजीर आला या PTI के टाइगर? शहजाद साहब। अच्छा, पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ, और ऑफ कोर्स बड़ा ऑब्वियस है कि ये वोट जो मिला है KP से या मुल्क भर से, वो अली अमीन गंडापुर को तो नहीं मिला। या खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं, अली अमीन गंडापुर का वो वोट नहीं है कि उसको वजीर आला बनाया जाए। ये PTI को वोट दिया गया है, इमरान खान को वोट दिया गया है, PTI को वोट दिया गया। अब वो जिस वजह से भी दिया गया, किसी की मोहब्बत में दिया गया, किसी की क्या कहना चाहिए, मुनाफरत में दिया गया, लेकिन जिस तरीके से भी वोट गया वो उस पार्टी को गया। उस पार्टी ने डिटरमिन किया, आइडेंटिफाई किया कि जी अली अमीन गंडापुर हमारा। इसी तरीके से जिस तरीके से बुज़दार को पंजाब में वजीर आला लगा दिया गया था। अब अगर आप KP के वजीर आला को भी बुज़दारी बनाना चाहते हैं या वो खुद से बुज़दार बनना चाहते हैं, तो फिर तो ये उस पार्टी का और उस शख्सियत का कसूर है जो कि उस वोट को, उस ताकत को जो कि अवाम ने उसको दी है, इस तरीके से इस्तेमाल करता है। समझने सोचने की बात यह है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो क्या चाहता है, उनकी अवलीन नीड क्या है कि उनके 5 साल पूरे हो जाएं, ताकि उन 5 सालों में वो तमाम जो खोया हुआ 16 माह का जो एक तजर्बा था, उसके बाद फिर जो PMLN की मुश्किल पोजीशन है,
इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको वक्त मिल जाए अपनी अच्छी परफॉर्मेंस इस्टेब्लिश करने का पंजाब के अंदर। ये याद रखें कि अली अमीन गंडापुर ऐसी सिचुएशन में वजारत आला पे आए हैं जबकि पीटीआई भी जिसे कहते हैं डाउन इन द डंप्स थी, वहां से उसको एक नई जिंदगी मिली, और मैं बार बार कहता हूं एक नई जिंदगी मिली। उसी तरीके से इस तरह पीएमएलएन डाउन इन द डंप्स थी और उसको पंजाब में एक नई जिंदगी मिली, और वहां पे मरियम नवाज शरीफ को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि तुम पंजाब से पीएमएलएन को फिर से उठाओ। तो अब अगर उन दोनों सूबों को आपस में मुकाबला किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा अपने आप को कमतर परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आता है, तो फिर जाहिर है कि पीएमएलएन की उठान ज्यादा होगी अगले इलेक्शन के मुकाबले में, अगले इलेक्शन के लिए। तो ये तो मुस्तकबिल की अपनी पोजीशन अपने आप को स्टेक करने वाली बात है। इनको वोट किस चीज का मिला है? अवामी खिदमत का। इनको वोट इस चीज का मिला है कि लोगों की जिंदगियों के अंदर जो मुश्किलात हैं उनको कमतर किया जाए, सूबे के वसाइल को लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर ये समझते हैं कि इंतशार और तशद्दुद और इस किस्म का शोर शराबा जल जलाओ करा के ये सर्विस होती है, तो फिर मेरा ख्याल है मुकम्मल तौर पे एक जिसे कहते हैं कि सियासी सोच का फुकदान है। इमरान खान को आजाद करवाना अगर इस पूरी पार्टी का मकसद है और उसकी कीमत ये 2-2.25 करोड़ लोग देंगे जिन्होंने इनको वोट दिया, तो फिर तो ये बहुत ही घाटे का सौदा। ठीक हो गया जी। अब सर साहब, पीटीआई की जो पॉलिसी है 2014 परवेज खटक, 2022 महमूद खान साहब जब वो विफाक पे चढ़ दौड़े और हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे तक के जुमले बोले और पूरी मशीनरी का इस्तेमाल होना विफाक के खिलाफ, क्या अली अमीन गंडापुर जारहाना अंदाज में उन दोनों से भी आगे जाएंगे? लगता तो ऐसे ही है। अगर आप उनका माजी देखें और मौजूदा सियासत देखें खान साहब की, जो अभी शहजाद साहब ने बात की है, वोट तो पीटीआई को पड़े हैं ना, खान साहब को पड़े हैं ना, तो खान साहब तो नहीं मुफाहमत चाहते। मुझे तो कोई अच्छे हालात नहीं आगे नज़र आ रहे, और मैं इस बात पे मैं हैरान हूँ और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़ भी हूँ कि धांधली तो हर जगह हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई है। तो ये साहब कहीं छुपे हुए थे, अली अमीन गंडापुर साहब 9 मई के वाक़यात की वजह से 10 महीने छुपे रहे, अचानक बाहर आए हैं और चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो सिस्टम ने तो उनको बड़ा सपोर्ट किया। ये सिस्टम क्या है, ये कौन चला रहा है ये सिस्टम? क्या सिस्टम को ये नहीं नज़र आ रहा कि खुदा ना खास्ता जिस तरफ ये सिचुएशन जा रही है, मुझे तो वो नक्शा याद आ रहा है जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक दफ़ा निकला था, जिसमें केपी और बलूचिस्तान को अलग मुल्क दिखाया गया था और पंजाब और सिंध को अलग मुल्क दिखाया गया था। तो क्या ये किस तरफ जा रही है सूरत हाल? इस तरह करना चाह रहे हैं कि वो पहले दिन से लड़ाई के मोड में हैं, वो कोई एग्जिस्टेंस चाहते नहीं है? क्या ये सियासत ऐसी होती है? क्या ये सियासी जमात बनाई गई थी प्रोजेक्ट के ज़रिए और इसलिए लाया गया था कि मुल्क को मुसलसल एक इंतशार की और फसाद की हालत में रखा जाए ताकि आग लगी रहे और उस पर हाथ सेकने वाले हाथ सेकते रहे? आग में तो हम जल रहे हैं ना, हाथ सेकने वालों को तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों करवा रहा है, इससे किसको क्या मिलेगा, मुझे नहीं अभी समझ आ रही। और जो मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे स्टोरीज इस्लामाबाद में, वो बड़ी खौफनाक है कि क्या कोई लोग पैसे की लालच में इतने अंधे भी हो सकते हैं कि वो मुल्क की सलामती को दाव पे लगा दें ताकि उनकी अपनी चौधाहट कायम रहे उन रिसोर्स पे जो आवाम की ज़िंदगियों से भी ज़्यादा कीमती लगते हैं उनको। अल्लाह ही है हम पे जो रहम करे। बहुत ही खतरनाक बात कह रहे हैं। ब्रेक पे जा वापस आएंगे तो ज़ैगम साहब और इफ्तिखार साहब से जानेंगे, सूबा भी वो जो पिछले 10 साल भी इस वक्त 1000 अरब से ज़ायद कर्जा है सूबे पर, क्या गवर्नेंस ऐसे ही बढ़ेगी? तो केपी कितने स्टेज पे जाएगा? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहिब, एक तो दहशतगर्दी का मामला और मसला बहुत बड़ा है। 18वीं तरमीम के बावजूद सूबा बहुत से मामलात पर विफाक पर है। दहशतगर्दी विफाकी मामला है, गवर्नेंस अपनी जगह है। क्या अली अमीन साहब जैसी वजारत आला चलाएंगे, इस जारहाना सियासत की कीमत केपी के अवाम को देना पड़ेगी? अगर वो इस तरीके से सियासत चलाते हैं जिस तरह का खदशा मेरे कोलीग्स ने जाहिर किया है, फिर तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी केपी को। अब पीटीआई एक ऐसी जमात है जहां में तो परवेज इलाही भी टाइगर बन जाता है 70 साल की उम्र में। अब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो तो पैदाइशी टाइगर हैं, वो तो शुरू ही उन्होंने सियासत ही तालिब इल्म के तौर पर बतौर एक टाइगर के की थी, जिनकी अपनी कोई सियासी हैसियत इमरान खान से अलग करके नहीं है। ही ओव्स एवरीथिंग टू चेयरमैन पीटीआई। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ उन पर सूबे की जिम्मेदारी है, जो आईनी ओहदा उनके पास है, जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका उन्होंने हल्फ उठाया है। एक ऐसा सूबा
जो पोस्ट कन्फ्लिक्ट है, जो एक आग और खून के दरिया से गुजरा है, जिसके जख्म मुंतबिल करने हैं, जिसने तरक्की करनी है, जिसको हीलिंग चाहिए, और ये वो काम है जिसके लिए विफाकी हुकूमत की भी मदद चाहिए, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का साथ भी चाहिए, ताकि ये तेजी से तरक्की करे और अब ये सूबा आगे को जाए। अब दूसरी तरफ उन पर जो बोझ है वो इमरान खान से वफादारी का है और उनकी मज़ाहमती सियासत का है और एहतजाजी सियासत का है, जिस पर वो बज़ाहिर फैसला कर चुके हैं कि अपनी तमाम तवानाइयाँ वो इस्तेमाल करेंगे विफाकी हुकूमत को गिराने पर और एक नए इलेक्शन को लेने पर। इस वक्त आइडियल बात ये होती कि पीटीआई और पीटीआई के चेयरमैन पार्टी और सरकारी ओहदे को अलग कर देते, एहतजाज जिम्मे लगा देते वो अपनी पार्टी के, और जिनके पास हुकूमत है उसको कहते कि तुम हुकूमत पर फोकस करो। क्या वो अपने सूबे का लॉकडाउन करेंगे? क्या सूबे से इस्लामाबाद पे हमला आवर होंगे? क्या वो इस्लामाबाद और पंजाब के एहतजाज को केपी का ईंधन फराहम करेंगे? फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल। जिस दौर की आपने मिसाल दी है परवेज खटक की, तो परवेज खटक को तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद भी शामिल थी ना, वो खुद थोड़े थे। सही। मुझे ये महसूस होता है कि वो अलामती आन बान दिखाएंगे, जैसे वजीर आजम की ओथ टेकिंग में नहीं गए, जैसे उन्हें रिसीव नहीं किया, लेकिन जब तक वो काम की बात आएगी तो आई होप ही वुड मीन बिजनेस। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, इतवार को बड़ा जलसा भी करने जा रही है पीटीआई, और अगर वो कामयाब जलसा करते हैं तो क्या पेशावर एहतजाजों के लिए लॉन्चिंग पैड बनेगा इस्लामाबाद की तरफ, या अलामती सब कुछ रहेगा जो ज़ैगम साहब कह रहे हैं और बिजनेस ही करेंगे? अल्लाह करे अलामती रहे, लेकिन मैं सब दोस्तों की तवज्जो दिलवाऊंगा 2 जून 2022 के इनके पार्टी लीडर के एक स्टेटमेंट की तरफ से कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। और लेट मी रीड आउट 2-3 sentences. If the right decision is not taken, Pakistan will lose its nuclear deterrence, and then it will be fragmented into 3 pieces. While this warning might appear blunt and bizarre, it is certainly not without a basis. The country has 4 regions. Now what? Imran Khan is saying that it will be on 3 pieces. This is nothing new. उसने ये बात आपको 2022 में बता दी थी। पार्टी लीडर जेल में है। पार्टी लीडर जेल में हो, अभी बताया गया कि पार्टी लीडर ही पार्टी लीडर है, इस जमात की कोई हैसियत नहीं, सारा वोट उसको मिला है। तो साफ ज़ाहिर है जिसको सारा वोट मिला है उसने 2 जून को 22 को ये कहा पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। उसने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर शदीद इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। उसने कहा बल्कनाइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा। ये उसी लीडर ने कहा जिस लीडर को वोट मिले, और सब कहते हैं कि जो का उस लीडर को वोट मिले, इसलिए उस लीडर की मर्ज़ी है जिस शख्स को चाहे वो तैनात करे, और जिसको तैनात किया गया उसके बारे में हमारी शदीद रिजर्वेशन है। वो क्या बातें कर रहा है? वो चढ़ाई की बातें कर रहा है, वो इख्तलाफ की बातें कर रहा है, वो वफाक को कमज़ोर करने की बातें कर रहा है, तो सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, या उसकी दिमाग की पैदावार नहीं है। आई विल रिक्वेस्ट कि ऑल ऑफ़ यू 2 जून 2022 का इंटरव्यू उस पार्टी के लीडर का पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर फैसला कीजिए कौन क्या करना चाहता है, कौन कहाँ खड़ा है। अगर इस लीडर को किसी से एतराज़ है, एतराज़ सियासत में होते हैं, सियासत में इख्तलाफ होता है, लेकिन इख्तलाफ की हद ये नहीं होती, इख्तलाफ की हद में ये वार्निंग नहीं होती। सो मेरे दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि आने वाले दिन मुश्किल दिन है। अल्लाह तबारक ताला मेरे मुल्क की सालमियत करे, मेरे मुल्क को बचाए रखे, और मेरे मुल्क में वफाक की जो पोजीशन है इसको कायम और बरकरार रखे। बड़ी भारी जिम्मेदारी है सीएम केपी पे, देखना वो किस तरह बिहेव करते हैं, सीएम बिजनेस को आगे लेके बढ़ते हैं और केपी के आवाम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।